आखिर कौन है ये शैडो पावर? ऊपर से सिर्फ पार्टी बदलती है पर अंदर से स्क्रिप्ट सेम रहती है। पर प्रेसिडेंट बनने के बाद उनका रशिया को लेकर स्टांस देखने लायक है। ये पैटर्न हम बांग्लादेश में भी देख चुके और यहाँ से नेपाल के लोगों के पास दो रास्ते, कांटों की माला है जो भारत को पहनाई जा रही है। इसके अंदर कोई भी मिलिट्री कू या फिर टीम चेंज ऑपरेशन। हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी? अगर आप ये सोचते हो कि दुनिया रूल्स बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर से चलती है तो शायद आप गलत हो सकते हो। हमें ये सिखाया गया कि यूएन सबसे ज़्यादा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है, यूएसए सबसे ज़्यादा पावरफुल कंट्री है और डोनाल्ड ट्रंप सबसे ज़्यादा पावरफुल लीडर हैं। लेकिन क्या यही पूरा सच है? असली सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ही सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं या फिर कोई और शैडोज में से कंट्रोल कर रहा है स्ट्रिंग्स को और ये डिसाइड कर रहा है कि पूरी दुनिया कैसे चलेगी। डीप स्टेट एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है या फिर एक सच? नेपाल, बांग्लादेश और पूरी दुनिया के जो क्राइसिस हो रहे हैं, क्या उसके पीछे का रीजन डीप स्टेट है? जानते हैं आज इस वीडियो में। सुनने में ये सब बहुत फिल्मी लगता है पर सच तो ये है कि ये चीजें हमारे देश को डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। क्या आपको पता है कि यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी एक ऐसी ही गवर्नमेंट है? आखिर कौन है ये शैडो पावर? डीप स्टेट एक ऐसा पावरफुल नेटवर्क जो ऑफिशियली तो गवर्नमेंट में नहीं होता पर बैक एंड पे सब कुछ कंट्रोल करता है। अमेरिका में ये कंसेप्ट 1963 से चलता हुआ आ रहा है और एलिजिडली इसके मेन प्लेयर्स CIA, इंटेलिजेंस एजेंसीज, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स और बिग कॉर्पोरेशंस जैसे ब्लैक रॉक और रॉकफेलर फाउंडेशन है। और ये एक पूरा शैडो इकोसिस्टम चला रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोक्रेसी कहता है और पूरी दुनिया के अंदर डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करता है, लेकिन रियलिटी में पिक्चर उतनी क्लीन नहीं है। अमेरिका का पावर सिस्टम ऐसा है कि चाहे डेमोक्रेट्स हो या फिर रिपब्लिकन्स, दोनों को ही डीप स्टेट के साथ चलना पड़ता है। ऊपर से सिर्फ पार्टी बदलती है पर अंदर से स्क्रिप्ट सेम रहती है और ये चीज यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में और भी ज्यादा क्लियर दिखती है। 2024 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से पहले रिपब्लिकन पार्टी ने अपने पॉलिटिकल कैंपेन में ये चीज कही थी कि वो डीप स्टेट को हटा देंगे और डोनाल्ड ट्रंप खुद बार बार ये आकर कह रहे थे कि वो डिसमेंटल कर देंगे डीप स्टेट को, रशिया यूक्रेन वॉर को खत्म कर देंगे और उनकी प्रेसिडेंसी में कोई और नई वॉर स्टार्ट नहीं होगी। पर प्रेसिडेंट बनने के बाद उनका रशिया को लेकर स्टांस देखने लायक है। बात और रियलिटी में जमीन आसमान का फर्क है। और फिर यूएसए ने इंडिया पर टैरिफ लगाया जिसने मोदी और ट्रंप की दोस्ती को भी डैमेज कर दिया। इन सब एग्जाम्पल से एक पैटर्न निकलता है कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टीज के कोर प्रिंसिपल्स अलग हो सकते हैं पर ग्लोबल पॉलिसीज लगभग सेम होती हैं और यही चीज डीप स्टेट की वर्किंग को इजी बनाती है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या डीप स्टेट सच में एग्जिस्ट करती है? यूएसए का फेडरल बैंक किसके अंडर आता है? कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री जैसे इंडिया की ही बात करते हैं तो हमारा सेंट्रल बैंक RBI इंडियन गवर्नमेंट के अंडर आता है। अगर हम डिक्टेटरशिप्स की भी बात करें तो उस देश का भी सेंट्रल बैंक डिक्टेटर के अंडर आता है। पर अगर आप ये ढूंढने जाओगे कि यूएसए का फेडरल बैंक कौन ओन करता है, कौन है उसकी मेन अथॉरिटी, तो आपको प्रॉपर आंसर्स नहीं मिलेंगे। कभी भी आपको आर्टिकल्स के अंदर घुमा दिया जाएगा पर आप प्रॉपर आंसर नहीं ढूंढ पाएंगे। 9/11 दुनिया के इतिहास का एक दर्दनाक हिस्सा है। कई लोग मानते हैं कि डीप स्टेट ने ही इसे एग्जीक्यूट किया ताकि यूएसए को ग्लोबल सर्वेलेंस का एक बहाना मिल जाए। और वॉर और टेरर के नाम पर यूएसए ने कितने सारे देशों के अंदर इन्वेजन करा है, इसके बारे में हम आगे जाएं। 1945 के अंदर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होती है और ग्लोबल पावर का सेंटर लंदन से वॉशिंगटन शिफ्ट हो जाता है और 1945 से स्टार्ट होता है यूएसए का हेजेमोनिक एरा। 1950 से ही यूएसए ने सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं बल्कि कोवर्ट और ओवर्ट रिजीम चेंज ऑपरेशंस की पूरी प्लेबुक बनाई है। कोल्ड वॉर के नाम पर डजन्स ऑफ गवर्नमेंट टॉपल की गई। एक डीप स्टेट स्टाइल टेम्पलेट बना दिया गया। केस स्टडीज इस चीज को खुद बोलती हैं। 1953 में ईरान, 1954 में ग्वाटेमाला, 1961 में क्यूबा, 1964 से 75 के बीच में वियतनाम वॉर, 2001 में अफगानिस्तान इन्वेजन और 2021 में कियोटिक विड्रॉवल और 2003 में इराक में जो यूएसए ने बॉम्बिंग करी है वो हम सब ने देखा। वियतनाम में और अफगानिस्तान से यूएसए ने ये तो सीख लिया था कि डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है और प्रॉक्सी वॉर कहीं ना कहीं एक ज्यादा इफेक्टिव और एक बेटर तरीका है अपने गोल्स को अचीव करने का। और तभी से यूएसए ने बूट्स ऑन द ग्राउंड कम कर दिया और बूट्स बाय प्रॉक्सीज को बढ़ा दिया। 1980s में एंटी सोवियत फोर्सेस को सपोर्ट करना हो, 2000 में
कलर रेवोल्यूशन करना हो, सैंक्शंस का यूज करना हो, सब कुछ इस प्लेबुक का ही एक पार्ट है। आज नेटो और यूएसए रशिया के खिलाफ एक प्रॉक्सी वॉर में यूक्रेन के अंदर उलझे हुए हैं। 2022 का पाकिस्तान रिजीम चेंज, 2022 का ही श्रीलंका में रिजीम चेंज, 2024 का बांग्लादेश, सब कोवर्ट ऑपरेशंस के थ्रू बिना डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन के यूएस पपेट रिजीम्स को बैठा दिया गया। पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये सब कुछ एक कोइंसिडेंस था, सिर्फ एक इत्तेफाक था, या फिर एक सोची समझी प्लानिंग थी जिसके अंदर यूएसए इंडिया को कंटेन करना चाह रहा था। हाल ही में नेपाल में हुए जो प्रोटेस्ट हैं वो इस रिजीम चेंज ऑपरेशन का सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है। लेकिन सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं कि नेपाल के आज के टर्मोइल के पीछे यूएसए ही है। इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ तो नहीं है, पर अगर हम टाइमलाइन को देखते हैं तो कुछ सवाल खड़े होते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप देखो। सबसे पहले नेपाल की गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया बैन किया। 5 सितंबर को डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करते हैं कि उन्होंने इंडिया और रशिया को चाइना को खो दिया, और 6 सितंबर को नेपाल के अंदर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं। शुरू में इस चीज़ को इस तरीके से दिखाया गया कि ये बस एक जेनजी प्रोटेस्ट है, एक एंटी करप्शन रिवोल्ट है। पर सवाल तो ये है कि फिर सुप्रीम कोर्ट को क्यों आग लगा दी गई, पार्लियामेंट क्यों जला दिया गया, और सबसे बड़ी बात, पशुपतिनाथ टेम्पल पर जो अटैक अटेम्प्ट हुआ था उसके पीछे कौन लोग थे। कोई भी प्रोटेस्ट अगर वो जेन्युइन होता है तो वो धीरे धीरे ग्रो होता है, एक ऑर्गेनिक वे में आप उसको बड़ा होते हुए देखते हैं, जो हमने जन लोकपाल बिल में देखा था इंडिया के अंदर। पर पिछले कुछ सालों में जितने भी हमने प्रोटेस्ट ऑब्जर्व करे हैं ग्लोबली, आप एक चीज उसमें नोटिस करेंगे कि जो प्रोटेस्टर्स होते हैं वो वेल प्लान्ड होते हैं, उनके पास बैनर छपे हुए होते हैं और सारे लोग एकदम से गैदर हो जाते हैं एक पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर, और इतने सारे लोग निकल के आते हैं, और ये चीज़ थोड़ी सी सस्पिशियस बना देती है उस प्रोटेस्ट को। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग नाम भी निकल कर आता है, बालेंद्र शाह, जो कि आज की डेट में काठमांडू के मेयर हैं। एलिजिडली ये एक चाइनीज एजेंट हुआ करते थे, और अब एलिजिडली ये एक यूएस बैक्ड पॉलिटिशियन है। ये पैटर्न हम बांग्लादेश में भी देख चुके, जहाँ पर एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट को किस तरीके से रिजीम चेंज ऑपरेशन में कन्वर्ट कर दिया गया और फिर एक पपेट को वहां पे इंस्टॉल कर दिया। ये जो है ये एक क्लासिक कलर रेवोल्यूशन का टेम्पलेट है जो इंडिया नेपाल बॉर्डर्स पर टेंशन को बढ़ा सकता है। और कॉन्टेक्स्ट समझना हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत और नेपाल एक अच्छी बॉर्डर शेयर करते हैं, और हमारे जो पॉलिसीज हैं वो ओपन बॉर्डर्स की हैं। नेपाल के लोग भारत में आकर काम कर सकते हैं, घर ले सकते हैं, इवन इंडियन आर्मी में भी सर्व कर सकते हैं। तो ये जो प्रोटेस्ट हैं और ये जो अराजकता आज की डेट में फैली हुई है नेपाल के अंदर, ये बॉर्डर टेंशंस को बढ़ा सकती है इंडिया और नेपाल के बीच में। आज नेपाल पॉलिटिकली, सोशली और इकोनॉमिकली अनस्टेबल है, और यहाँ से नेपाल के लोगों के पास 2 रास्ते हैं। या तो वो एक ऐसी गवर्नमेंट को चूज कर सकते हैं जो प्रो यूएसए हो और पोटेंशियली एंटी इंडिया हो, या फिर वो वापस से मोनार्की को चूज कर सकते हैं। वो मोनार्की जिन्होंने बिना किसी प्रोटेस्ट के, बिना किसी ओपोजिशन के अपने लोगों के लिए अपनी गद्दी छोड़ दी। वो मोनार्की जो एक पिता की तरह अपने देश का ध्यान रखता था, क्योंकि आज नेपाल सिर्फ एक पॉलिटिकल टर्मोइल से नहीं बल्कि एक आइडेंटिटी क्राइसिस से जूझ रहा है। उन लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि उनके देश के लिए सोशलिस्ट आर्किटेक्चर अच्छा है, डेमोक्रेटिक आर्किटेक्चर अच्छा है, या फिर मोनार्की ही अच्छी थी। पिछले 5 सालों में एक पैटर्न तो ऑब्जर्व हो रहा है कि यूएसए ने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अपने वसाल स्टेट्स खड़े कर दिए हैं, जहाँ पर या तो प्रो यूएसए मिलिट्री गवर्नमेंट रूल है या फिर पपेट रिजीम्स हैं। पहले पाकिस्तान, फिर श्रीलंका, फिर बांग्लादेश और अब नेपाल। कांटों की माला है जो भारत को पहनाई जा रही है। यूएसए की एक कंटेनमेंट स्ट्रेटेजी है इंडिया को लेकर, क्योंकि यूएसए के मन में सवाल ये है कि अगर इंडिया 10 या 15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन जाता है और अगला चाइना बन जाता है तो वो यूएसए के इंटरेस्ट में नहीं आता। जो गलती यूएसए चाइना के साथ कर चुका है ऑलरेडी, वो शायद इंडिया के साथ वो रिपीट नहीं करेगा, और इसी वजह से इंडिया को इकोनॉमिकली सपोर्ट करते करते वो इंडिया को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज इवन विद सो मेनी सोशल इश्यूज, इंडिया इज स्टिल राइजिंग। 2019 के इलेक्शंस के बाद जब सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्ट्रॉन्ग और एक असर्टिव फॉरेन पॉलिसी को अपना दी, तो एक टूल किट को एक्टिवेट कर दिया गया। एक्चुअली इसकी शुरुआत 2020 में ही हो गई थी CAA NRC प्रोटेस्ट के अंदर, और फिर 2021 में फार्मर प्रोटेस्ट, EVM हैक प्रोपेगेंडा, 2025 का SSC प्रोटेस्ट, और
जब उस प्रोटेस्ट के अंदर जो टीचर्स आए थे वो वोट चोरी की बातें करने लगे तो ये अपने आप में एक रेड फ्लैग था कि शायद टूल किट स्टार्ट हो चुकी है। रिजीम चेंज टेम्पलेट एक पैटर्न को फॉलो करता है। सबसे पहले एक ऑर्गेनिक और जेन्युइन इशू चाहिए होता है, फिर उसको पुश करके कैनन फॉडर बनाए जाते हैं। बांग्लादेश और नेपाल के केस में ये रोल स्टूडेंट्स ने प्ले करा। इनिशियली इसको स्टूडेंट प्रोटेस्ट का नाम दिया जाता है और फिर पॉलिटिकली मोटिवेटेड लोग इसे एक बड़ा इशू बना देते हैं। और जब गवर्नमेंट अपने ही सिटीजन्स के ऊपर थोड़ा भी एक्शन लेती है तो प्रोटेस्ट को वाइल्ड फायर की तरह फैला दिया जाता है। एक नैरेटिव सेट करा जाता है कि ह्यूमन राइट्स वायलेट हो रहे हैं, माइनॉरिटीज पर हमला हो रहा है और डेमोक्रेसी खतरे में है। और यही पैटर्न हमने इंडिया के अंदर भी देखा है। अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती तो बोला जाता है सरकार कमजोर है, अराजकता को बढ़ावा दिया जा रहा है। और अगर गवर्नमेंट एक्शन ले लेती है तो बोला जाता है गवर्नमेंट लोगों के खिलाफ है, डेमोक्रेसी खतरे में है। और इन्हीं स्टेटमेंट्स को बाहर की मीडिया और ज्यादा एम्पलीफाई कर देती है। पर इंडिया के अंदर कोई भी मिलिट्री कू या फिर रिजीम चेंज ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो सकता क्योंकि हमारा साइज बहुत बड़ा है। एज अ कंट्री वी आर ह्यूज इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड डाइवर्सिटी। इसी वजह से अगर रिजीम चेंज नहीं हो सकती तो उस रिजीम को डिग्रेड कर दिया जाता है। 2014 और 19 के इलेक्शंस के अंदर हमारी गवर्नमेंट फुल मेजॉरिटी में है और वहीं 2024 के इलेक्शंस के अंदर कोएलिशन की गवर्नमेंट बनती है। कहीं ना कहीं जो फ्री हैंड पहले बीजेपी को था वो कम हो जाता है और नेशनल लेवल पे इतने सारे इश्यूज को क्रिएट करा जाता है, फोर्स करा जाता है अननेसेसरी, जो कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन करते हैं। देखो ये बॉटम लाइन ये है कि डीप स्टेट हो या फिर प्रॉक्सी वॉर्स, ये जो टेम्पलेट है ये रियल है और इसका फॉल आउट हमारे कंट्री में आ सकता है। और इसीलिए भारत को प्रोएक्टिवली अपने नेशनल इंटरेस्ट और रीजनल स्टेबिलिटी को सेफगार्ड करना होगा। और ये कुछ मेरे थॉट्स एंड ऑब्जर्वेशंस थे इस इशू को लेकर, और आप लोग क्या सोचते हो कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। टिल देन, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले नेपाल की गवर्नमेंट सोशल मम्मी फोन बंद कर लो। और अब एलिजिडली ये